arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर रचिता। सल्तनत कालीन शासन। सर बुल्जे हेग के अनुसार दिल्ली सल्तनत एक रूप राजनैतिक सत्ता नहीं थी। प्रशासन प्रजा की इच्छा पर आधारित न होकर सैनिक शक्ति पर आधारित होता था और सिंहासन प्राप्ति का माध्यम तलवार थी। सल्तनत काल में संपूर्ण साम्राज्य में केवल इस्लाम धर्म पर जोर दिया जाता था। केंद्रीय शासन। प्रारंभ में भारत में तुर्कों का शासन पूर्णतः सैनिक प्रशासन था। देश के कई इक्तों में बांट दिया गया था और उन्हें प्रमुख सेनापतियों को सौंप दिया गया था। ये सेनापति इक्तदार कहलाते थे। ये अपने इलाके में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ सुल्तान को देय भूमि कर भी वसूल करते थे। इसी एकत्रित धन से प्रशासन और अधीनस्थ सैनिकों के वेतन आदि पर खर्च करने के बाद शेष राशि सुल्तान के पास भेज दी जाती थी। सुल्तान। सल्तनत में सुल्तान का पद सबसे अधिक महत्वपूर्ण था और सभी राजनीतिक, कानूनी और सैनिक अधिकार उसे प्राप्त थे। वह राज्य की सुरक्षा और प्रशासन के लिए भी उत्तरदायी था एवं सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति था। वह कानून और न्याय व्यवस्था के लिए भी उत्तरदायी था। इसके लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था। सुल्तान स्वयं प्रधान न्यायाधीश का कार्य करता था। सल्तनत के अधिकारियों की ज्यादतियों के विरुद्ध सीधे उससे ही प्रार्थना की जाती थी। मंत्री। सुल्तान की सहायता के लिए मंत्री भी होते थे, जिनकी नियुक्ति सुल्तान स्वयं करता था। वे सुल्तान के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते थे। इनकी संख्या और कार्य समय समय पर परिवर्तित होते रहते थे। वजीर। प्रशासन का प्रमुख पद वजीर का था। प्रारंभ में वजीर सेनापति ही होता था। 14वीं शताब्दी में वजीर को कर विशेषज्ञ माना जाने लगा और उसके अंतर्गत आय व्यय का लेखा जोखा करने वाला एक बड़ा विभाग आ गया। दीवाने अर्ज। इस विभाग का अध्यक्ष आरिज ए मुमालिक कहलाता था। आरिज ए मुमालिक का मुख्य कार्य सैनिकों की भर्ती, वेतन निर्धारण करना तथा सेना की देखभाल करना था। दीवाने इंशा। सरकारी पत्र व्यवहार करने के लिए दीवाने इंशा नामक विभाग था। इस विभाग में कार्य करने वाले को दवीर कहते थे। इस विभाग के अध्यक्ष को दवीरे खास कहते थे। दीवाने रिसालत। विदेशी एवं कूटनीतिक संबंधों तथा विदेशी पत्र व्यवहार तथा राजदूतों की देखरेख के लिए दीवाने रिसालत नामक विभाग बनाया गया था। यह मंत्री कूटनीति संबंधी पत्र व्यवहार करता था। सद्र उस सुदूर और दीवाने कजा। यह धार्मिक कार्यों वाला विभाग था। यह विभाग धार्मिक कृत्यों के साथ साथ दान, न्याय इत्यादि कार्यों की देखरेख करता था। सद्र उस सुदूर विभाग मुख्य रूप से प्रजा के आचरणों की देखभाल करता था। आर्थिक सहायता, योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति तथा धार्मिक पुरुषों को आर्थिक सहायता देने का कार्य भी यह विभाग करता था। मस्जिद, मदरसा को यह विभाग आर्थिक सहायता प्रदान करता था। मजलिस ए खलबत। सुल्तान को समय समय पर शासन कार्यों में परामर्श प्रदान करने के लिए उलेमाओं की एक सभा होती थी। इस सभा को मजलिस ए खलबत कहते थे। इस सभा के परामर्श को मानने के लिए सुल्तान बाध्य नहीं था। काजी उल कजात। न्याय विभाग का प्रधान अधिकारी काजी उल कजात होता था। सुल्तान का न्यायालय सर्वोच्च था। अन्य अधिकारियों की नियुक्ति। कृषि प्रबंध के लिए दीवाने अमीर, किसानों से कर वसूलने के लिए दीवाने मुस्तखाज, दान देने के लिए दीवाने खैरात आदि की व्यवस्था मोहम्मद तुगलक एवं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। किसानों से लिया जाने वाला भूमि कर 1/10 से 1/2 तक होता था। प्रांतीय शासन। सल्तनत कई प्रांतों में विभाजित थी। प्रांतों को शिक और परगनों में विभाजित किया जाता था। जब तक प्रांतीय राज्य स्वामी भक्त रहते थे, तब तक सल्तनत की ओर से उनके अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करने का प्रयत्न नहीं किया जाता था। दिल्ली सल्तनत की सर्व प्रमुख विशेषता प्रांतों के शासन के लिए स्थापित इक्ता व्यवस्था थी। इक्ता व्यवस्था को सुल्तान इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था।
एकता व्यवस्था को प्रारंभ करने का उद्देश्य भारत में पहले से विद्यमान जागीरदारी व्यवस्था को नष्ट करना तथा राज्य के दूरस्थ प्रदेशों को केंद्रीय व्यवस्था से जोड़ना था। स्थानीय शासन। सिख एक सिकदार के अधीन होता था। सिख पुनः सरकारों में बटे हुए थे। सरकार परगनों में और परगने ग्रामों में बटे हुए थे। गांव प्रशासन की मूल इकाई थी। गांव में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी मुखिया या मुकद्दम होता था। इब्न बतूता के शब्दों में शासन की सुविधा के लिए 100 गांवों को मिलाकर एक इकाई बनाई गई थी, जिसे सादी अथवा परगना कहते थे। हर एक परगने में राजस्व वसूल करने के लिए एक चौधरी होता था। हर एक गांव में एक चौकीदार और पटवारी की नियुक्ति की जाती थी। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।